ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वसाइल एयर, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग का दोनों पोर्शन हमने भी लास्ट सेशन में किया था। तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी जो पहले, उसको हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं वसाइल एयर। मैं कहने का मतलब है कि अगर आप तो इतने समय से आप हमसे भी जुड़े हुए हैं और एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो कम से कम ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कम्युनिकेशन चाहे टेलीफोन का हो या आज के ज़माने का ये जो नया स्मार्ट कम्युनिकेशन हो, आइदर लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन, सबका जो नेटवर्क है वो एक ही है, जो मेन लाइन है वो एक ही है। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में और एक देश से दूसरे, वो कॉमन लाइन है, एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। ठीक है। अब उसमें समस्या ये होती है कि अगर मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, इसकी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो आपके सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पीपीटी की अगर मैं बात करूं, तो ये आज की डेट में अगर मैं कम्युनिकेशन करूं कि ये मान लीजिए हिमांशु, आपका घर में एक कंप्यूटर लगा रखा है आपने, ठीक है ना। और एक कंप्यूटर रिमोट में कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या दूसरा कंप्यूटर है। इन दोनों कंप्यूटरों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, रास्ता तो अब आपके समझ में आ गया कि कंप्यूटर से निकलेगा, स्विच में जाएगा, स्विच से राउटर में जाएगा, एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, घूमते फिरते फिर दूसरे जगह आता है, फिर यहाँ से रिटर्न बैक भी सेम तरीके से होते हुए हम लोग वापस आते हैं। ये चीज़ हमने आज की डेट में आपको क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इस कंप्यूटर में अगर मैं कोई चीज़ भेजूं, कुछ भी भेज सकता हूँ, अपना वायस डाटा, डाटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, वायस, ऑडियो, मिक्सचर, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, तो दूसरे एंड पे जिसको मैं भेज रहा हूँ उसी को मिले, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना जरूरी है। वरना अगर नियम नहीं बना होता, पुराने जमाने में जब एक आदमी अपने घर से बाहर जाता था, तब कोई टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो दूर दराज लोग रहते थे, तो अपनी सूचना भेजने के लिए एक प्रॉपर इन्वॉल्व बनाया गया था। इन्वॉल्व के ऊपर एड्रेस लिखा जाता था, भेजने वाले का और रिसीवर का। फिर उसे डाकिया यहाँ से आप किसी लोकेशन में डाल देते थे, फिर उसके हिसाब से एक सिस्टम बनाया गया था, फिर दूसरे रिमोट पे वो जाता था, उस पर जो भी एड्रेस लिखा होता था, और उस एड्रेस की मदद से जो लोकल आपका जो डाकिया होता था, वो एड्रेस पे पहुंचकर वो चिट्ठी देता। और आज भी है, इसका एक पार्ट आज भी आप कोरियर के रूप में देख सकते हैं कि अगर आपको कोई फिजिकल भेजना तो ये चीज अप्लाई किया जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि उस एड्रेस पे सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी गई हूँ, ठीक है ना। तभी संभव, वरना संभव नहीं हो पाएगा। आपसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सभी लोग बताएं, चैट में लिख के बताएं, जो हम लोग, आपकी नज़र में कोई ऐसा वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है? चैट में बताइए, आपको लगता है दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट का नाम बताइए जिसपे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। कोई वेबसाइट है? क्या जीमेल सिक्योर है? क्या फेसबुक सिक्योर है? क्या व्हाट्सएप सिक्योर है? मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? चैट में बताइए। हिमांशु, आपकी नज़र में कोई वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है? बैंकिंग वेबसाइट सिक्योर है, नो डाउट। कुछ साइटें ऐसी होंगी जो ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग की साइटें हो गई, आपकी देश की नेशनल साइटें हो गई, हमारा जो डेटाबेस है उनकी साइटें हो गई, ठीक है ना। ओटीपी इज नॉट सिक्योरिटी, ओटीपी इज द प्रोसीजर। सिक्योरिटी लाने के लिए एक तरीका है, कोड वर्ड है कि जो खोलने वाला है वो, हम, मैंने पूछा कोई साइट का नाम बताओ, एक जनरल साइट हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं कि हिमांशु ने जो लिखा है कि हमारी जो कोशिश है बैंकिंग साइट पे, उस पे सबसे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी देने की कोशिश होती है। वो भी 100% सिक्योर नहीं है, फ्रॉड वहां भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सबसे ज्यादा सिक्योर वहां किया गया होगा, ठीक है ना। और नेट बैंकिंग आप लोगों ने से तो किया ही होगा। हिमांशु, आप अनम्यूट हो जाइए। आप बताइए, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में अकाउंट है आपका, सपोज करो, ठीक है ना। अब आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पे इंटरनेट करेंगे, ठीक है। इंटरनेट करने मतलब अपने अकाउंट को खोल के देखेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, क्या रूल और रेगुलेशन अपनाने पड़ेंगे, कुछ बता पाएंगे इस बारे में? सर पहले ऐप या वेबसाइट एक्सेस करेंगे, और फिर अपना जो आईडी, अकाउंट के लिए पिन जो रजिस्टर्ड होगा, पिन एंटर करेंगे। फिर उसके बाद बैंकिंग डिटेल्स में जाके अपने अकाउंट का बैलेंस वगैरह जो भी चेक करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा, आप म्यूट हो जाइए, मैं दोबारा से फिर से रिपीट करूंगा। अभी मैं आपके सीधी सी बात करूंगा, अगर दो कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, बीच में तो एक नेटवर्क हो गया, और इसी कंप्यूटर से मैं दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब बीच में राउटर, स्विच, मोबाइल फोन जैसे भी है वो कर लेते, रास्ता तो रहेगा, बिना रास्ते के कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो मैं ए कंप्यूटर से अगर बी कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये महसूस की गई कि भैया कम्युनिकेशन तभी संभव होगा जब इसके लिए मैं रूल बनाऊंगा, ठीक है ना, रेगुलेशन बनाऊंगा। और बाद में लोगों ने एक कॉमन नाम, जब किताबें लिखी गई तो एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया, जिसको हम लोगों ने कहा प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या बोला? प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बनाएंगे, एक नियम बनाएंगे, की मतलब है, एक नियम बनाया कि ए से बी तक कम्युनिकेशन सही तरीके से हो, तो एक रूल बनाया गया, ठीक है ना। और जो रूल बनाया गया, पहले अलग अलग रूल बनाया गया, पहले केवल एक रूल बनाया गया जिसका नाम रखा गया था टीसीपी। बाद में एक रूल बनाया गया आईपी प्रोटोकॉल। फिर बाद में ओएसआई ने, आईएसओ ने, सॉरी, आईएसओ ने डिफाइन करके कहा कि दुनिया में सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक कॉमन रूल बना देते हैं। और उन्होंने एक आपस में एग्रीमेंट करके एक रूल बनाया, प्रोटोकॉल बनाया, टीसीपी आईपी। दुनिया में जो भी इंटरनेट हो रहा है, पुराने जमाने से लेके और अब तक, एक स्टैंडर्ड रूल को फॉलो कर रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरनेट करने का प्रोटोकॉल क्या है, तो नो डाउट आप उसको टीसीपी आईपी ही कहोगे। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी आईपी। इंटरनेट करने का अत्याधुनिक मॉडर्न प्रोटोकॉल क्या है, या मॉडर्न रूल्स क्या है, मॉडर्न रेगुलेशन क्या है, तो आप कहोगे टीसीपी आईपी। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब मैं अभिमान से दोबारा कहूंगा, अनम्यूट हो जाइए। अब मेरा एक सवाल सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मार्केट गए, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, और आपने मोबाइल फोन खरीदा सैमसंग का। और जब मोबाइल फोन खरीदने के बाद उस सैमसंग पे, सबसे पहले हमारी हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगा दो, बैक फ्लीवर लगा दो। ये पहले, अब पहले नहीं आते थे फोन के साथ में, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी आदत है सामान खरीदने के बाद सुरक्षा पहले देना है। तो सबसे पहले खरीदते गए, इसीलिए क्या हुआ कि इंडिया में जितने मोबाइल फोन मिलेंगे आपको, उसके साथ स्क्रीन गार्ड, बैक कवर, फ्लिप कवर जरूर मिलेगा। ये आज की डिमांड हो गई है, ठीक है। तो मेरा अब सवाल ये है कि आपने सैमसंग का फोन खरीदा, और उसमें मार्केट से आपने अलग से आईफोन का फ्लिप कार्ड लिया, स्क्रीन गार्ड लिया, हर चीज आईफोन का लिया, और सैमसंग के ऊपर बिल्कुल फिट कर दिया, ठीक है। अगर मैं फोन को आगे पीछे घुमाकर कहीं से भी देखता हूं, मुझे लगता है ये फोन एप्पल का है। आपने किसका फिट किया? एप्पल का फोन खरीदा, सैमसंग का। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या एप्पल के बैक कवर, स्क्रीन गार्ड, फ्लिप कार्ड जो भी इस पे है, लगा देने से आपका फोन एप्पल का हो जाएगा या सैमसंग का होगा? सर सैमसंग का ही रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है नो ना। सर। आप भले सुरक्षा के लिए कुछ भी लगाएं, लेकिन जो ओरिजिन है वो सैमसंग का ही रहेगा, ठीक है ना। जब शुरू में इंटरनेट की व्यवस्था की गई, सब लोग मान गए, प्रोटोकॉल बना लिया, तो उन्होंने जो नियम बनाने के बाद ये बना दे, लेकिन उसके बाद भी समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव आए, तो फ्रॉड भी बढ़ने लगे। तो हमने टीसीपी आईपी में ही बिल्कुल वैसे ही सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसमें एडिशनल लेयर ऐड करने शुरू किए, एडिशनल सुरक्षा कवच या कवर देने की कोशिश की, ठीक है ना, एडिशनल दिया हमने, ठीक है। और फिर एडिशनल देते हुए फिर आईएसओ ने एक नया रिफरेंस मॉडल बनाया, जिसका नाम रखा ओएसआई रिफरेंस मॉडल। ओएसआई रिफरेंस मॉडल है, अगेन आई रिपीट, ओएसआई कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ओएसआई रिफरेंस मॉडल है। इसमें क्या किया गया है कि जो प्रोटोकॉल था उसमें एडिशनल हमें सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दी गई, ताकि सुरक्षा बढ़ जाए। तो ये दोनों मिल के ओएसआई लेयर कहलाते हैं। नियम वही है, फोन वही है, कि कवर ऐड की गई है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर मैं आपके बुक्स की बात कर लूं, गूगल्स की बात कर लूं,
तो उसके हिसाब से अभी आपके बुक्स में जो असाई लेयर है वो 7 लेयर हो चुकी है। जब हमने टीसीपी आईपी स्टार्ट किया था तो पहले 4 थी, बीच में 5 पे फिक्स हो गया था। ठीक है, उसमें हमने 2 अभी आज के बुक से और ऐड कर दिया, तो 7 लेयर की बात होती है। एक्चुअल में ये 10 लेयर की हो चुकी है, 10.5 लेयर, नॉट 10 लेयर। अभी ये पब्लिक डोमेन में बोला नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग काम करते तो हमें तो क्लियर है। लेकिन अभी आपके बुक्स के हिसाब से वसाई लेयर कितना होता है, 7 ही लेयर का होता है। तो अभी आपको मैं उसी हिसाब से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनेट करने का जो नियम है, टीसीपी आईपी है, उस पर सुरक्षा कवच और ऐड किया गया। तो एक रेफरेंस मॉडल बना दिया कि भाई इसके आधार पर हम लोग सुरक्षा ऐड करेंगे। और ये सुरक्षा अब में जरूरी नहीं कि सारे लेयर किसी न किसी कम्युनिकेशन में एडिशन हो। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ। टीसीपी आईपी लेयर जो होती है 7 होती है, होपफुली कि याद भी होगा। प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, वैसे ही था ना। अगर मैं बात करूं टीसीपी में तो क्या होते थे, प्लीज लिखो, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, 7 लेयर होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये देखिए, ये 7 लेयर है। प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा अवे। ठीक है ना, सातों लेयर आपके सामने स्क्रीन पे है। पी का पहले लेयर को बोलते हैं फिजिकल लेयर। ठीक है, लिंक लेयर नंबर 1। दूसरा डेटा लिंक, एन का मतलब, डी का, एन का मतलब नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स हो गई हमारे पास में, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। देयर इज 7 लेयर हो गई आपके पास में। ठीक है, सातों लेयर। ठीक है, अब इस लेयर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिमांशु, आप अनम्यूट हुई अगेन से। ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर है। जो चीज आपसे मैंने पहले पूछा था दोबारा से पूछूंगा, अब थोड़ा आराम आराम से आपको बताना। आप अपने इस कंप्यूटर से अपने एसबीआई बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, कंप्यूटर में क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? सर पहले साइट लॉगिन करेंगे। साइट लॉगिन या साइट ओपन कर। फिर ध्यान से, अब आपने जो बताया वो जल्दी जल्दी बता दे। अब एक एक चीज समझना है, मुझे लेयर समझना है, इसीलिए मुझे स्टार्टिंग करनी। अगर आपको अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कोई चीज भेजना है या लॉगिन होना है या देखना है, आना जाना है, तो अपने इस कंप्यूटर को, कंप्यूटर में सबसे पहला काम यानी किस लोकेशन से क्या चीज करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? सर आपको ब्राउजर नेटवर्क, से। हाँ ब्राउजर से पहला आप काम करेंगे, ब्राउजर से। कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला, एनी वन ब्राउजर। आपको अगर इंटरनेट करना है, वेबसाइट खोलनी है, तो ब्राउजर से खोलोगे। ऐसा नहीं कि जाके म्यूजिक बटन दबा दोगे, ऐसा नहीं कि रिसाइकिल बिन पे दबा दोगे, माई कंप्यूटर पे दबा दोगे। बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। लेकिन अगर आपको नेट वेब बैंकिंग करनी है तो कौन से ब्राउजर? तो दिस इज द फर्स्ट लेयर, और दिस इज द नोन एज एप्लीकेशन। अब आपने वेब ब्राउजर खोल लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? सर यूआरएल एंटर करेंगे साइट का। सेकेंड इज द यूआरएल डालेंगे। जैसे आप पहला वेब ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन है, और यूआरएल जैसे एंट्री करेंगे तो हमारा कंप्यूटर यहाँ निकलेगा, रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ तक, और इसके कंप्यूटर से कहेगा, इस सर्वर से, ये होता है आईसीआई एसबीआई बैंक जो भी आपका है, सर्वर कहेगा एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है नेट बैंकिंग के लिए, तो जो वेब पेज होगा वो यूआरएल में जो भी डिफाइंड है ओपन पब्लिक डोमेन में, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो वेब पेज खुलेगा यूआरएल की मदद से, वो भी आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, गूगल क्रोम खोल लो, सॉरी, जीमेल खोल लो, फेसबुक खोल लो, कुछ भी खोल लो, ये प्रोसीजर सब में कॉमन है। फिर अगला क्या करेंगे इसके बाद? आपने यूआरएल डाला, एसबीआई बैंक का मेन पेज खुल गया, फिर क्या करेंगे? सर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के। लॉगिन पे जाएंगे, वहां पे एक लॉगिन होगा। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है लॉगिन, जिसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। लेयर समझने की कोशिश कीजिए। लेयर 1 तो आप खोले, 7 पे हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद आपको नेक्स्ट अगले स्टेप पे जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको अगले स्टेप पे जाने के लिए ऑप्शन दिया गया होगा, दैट इज द प्रेजेंटेशन। चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे रेडिट मेल हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, यूजर नेम, और यूजर नेम पासवर्ड जिसे बोलते हैं ताला और चाबी, हर एक का अलग होता है। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। और जब उसमें आप वो डालेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना, तो जो नया पेज खुलेगा वो भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन में पर्टिकुलर पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया कि वो सभी का अलग होगा,
ऐसा नहीं कि आपका फेसबुक डालोगे तो सबका एक जैसा, डिजाइन एक हो सकता है लेकिन इंफॉर्मेशन सबकी अलग होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर ज्यादा देर तक आप इंटरनेट ना करें तो क्या होगा, अगर बैंकिंग में ना करेंगे तो हिमांशु क्या होगा? सर वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, फिर या तो रिफ्रेश सेशन करना एक्सपायर होता है। हो जाएगा, सेशन एक्सपायर हो जाएगा। क्या जीमेल पे सेशन एक्सपायर होता है? नो सर, नहीं जीमेल होता। पे रहता है। दिस इज द मिसिंग। समझ में आ गया? पहले ये दोनों नहीं होते तो यार, बाद में ऐड की गई। पहले तो केवल सिंपल खोल लिया करो, फिर नहीं यार प्राइवेसी भंग हो रही है तो प्रेजेंटेशन, अरे नहीं यार इसमें भी खुला रह जाता तो फिर क्या करें, सिक्योरिटी अप्लाई किया, सेशन लेयर आ गया। इसके अलावा सेशन लेयर में और भी चीजें ऐड की गई, जैसे उन्होंने लिखा ओटीपी, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेशन। अब सेशन को कैसे वेरीफाइड करें, सही बंदा खोल रहा नहीं खोला, सॉरी ओटीपी प्रेजेंटेशन का हो गया। सेशन होता है दोबारा से अगर डाल देते हैं तो सेशन, हमारे और भी एप्लीकेशन होते हैं उसमें भी सेम अप्लाई करते हैं, सेशन के अंदर भी ओटीपी आती है। तो ये जो शुरू के जो 3 लेयर हैं इन्हें बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, दिस इज द नोन एज यूजर सपोर्ट लेयर। ये प्योरली सॉफ्टवेयर है। हिमांशु ने अपना यहाँ खोला, ये तीनों काम किया, 3 से ज्यादा भी आजकल लेयरें ऐड हो गई हैं, करीब 2 लेयर और ऐड हुई हैं। अब एक आपका ओटीपी वाला लेयर हुआ है, एक आपका वो ऐड हुआ है, नीचे एक और चीज देखा होगा आपने, वो एक नाम भूल रहा हूँ, जो वो आ जाता है ना, अक्षर डाल लो दिख रहा है, ठीक है, नंबर डाल लो दिख रहा है, उस तरह का और भी चीजें, ताकि कोई कंप्यूटराइज कोई उस हैकिंग करने की कोशिश ना कर रहा हो इस। कैप्चा। हाँ यस यस, कैप्चर राइट, ठीक है ना। तो वो सब इसी का पार्ट है, उसमें सिक्योरिटी के फीचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल। अगर मैं अपने कंप्यूटर में अब मूवमेंट का देखेंगे, ये तो हो गया यूजर सपोर्ट ले, यूजर कैसे खोलेगा देखेगा डेट लाइट, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, अगर आप इसमें जाएंगे, यहां से निकलेगा सबसे पहले कंप्यूटर से, यहां निकलेगा डाटा, कंप्यूटर के किस हिस्से से निकलेगा, मोबाइल के किस हिस्से से निकलेगा, या तो वाईफाई या ब्लूटूथ या लैन केबल, दिस इज द फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 1। अब डाटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है देखिए, यहां से निकल कर कहाँ इकट्ठा होगा, सारे डाटा कनेक्ट, चाहे कोई भी कंप्यूटर, सारे कनेक्ट होते हैं स्विच में। स्विच इज द डेटा लिंक, जहां पे लोकल लेवल पे जितने भी नेटवर्क में कनेक्शन है वो सारे इकट्ठा होते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद अगला जाएगा राउटर में। अब इससे बाहर जाना है तो राउटर, दिस इज द नेटवर्क लेयर, एक राउटर से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर वापस रिटर्न बैक उसी तरह से डेटा लिंक, फिर उसके बाद फिजिकल लिंक, फिर दैट सर्वर या कनेक्शन जो भी है, ठीक है। तो ये जो तीनों जो पार्ट है आपका, ये कहलाते हैं ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ये कहलाएंगे NSL, यानी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से। ये हो गया यूजर सपोर्ट लेयर, 3 पार्ट में बट गया ये। यूजर हो गया यूजर फ्रेंडली, यूजर के मतलब का। नेटवर्क हो गया एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने की व्यवस्था। और लास्ट में बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसका क्या काम होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है किसका क्या काम हो सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर का? कुछ आइडिया दे सकते हैं हिमांशु? चलो, मैं अपने इस कंप्यूटर से कोई चीज भेज रहा हूं, रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा कि ये जो यूजर ने किस चीज की रिक्वेस्ट की है, वेब ब्राउजर की है, या पीडीएफ फाइल भेजा है, या म्यूजिक भेजा है, या साउंड भेजा है, ये कहाँ से डिफाइंड होगा? वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर, तो जैसे यहाँ से कोई डाटा निकलता है, तुरंत हमारा कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेता है कि यूजर ने किस चीज की रिक्वेस्ट। अगर मान लो वेबसाइट की रिक्वेस्ट की है तो वेबसाइट का पोर्ट नंबर होता है 8080804443। एफटीपी की रिक्वेस्ट की है तो एफटीपी का होता है आपका 2021। इसी तरह से साउंड की है तो 2000 होते हैं। इसी तरह सैप की है तो 770 होता है, 500 होता है। ये ऑलरेडी ओएसआई लेयर ने डिफाइन कर रखा है। और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जब लोग करते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे, वो इसमें वो कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में ही डिफाइन कर देते हैं कि मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसका वो क्या होगा, लेयर पोर्ट नंबर क्या होगा। बिना पोर्ट नंबर का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। जैसे यहाँ भेजा वेब, जैसे मैंने कहा वेब ब्राउजर खोलना, तुरंत इस इन पे जाएगा, अच्छा वेब ब्राउजर है, ओके। ये आपने पीडीएफ फाइल भेजा, दूसरे ने कहा अच्छा पीडीएफ फाइल भेजा, पीडीएफ फाइल, मतलब मैं अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मेरा साउंड है, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर से जैसे डाटा निकल कर आगे मूवमेंट हो रहा, तो मेरा कंप्यूटर सारे चीज का एक पोर्ट नंबर डिफाइन करके भेज रहा है। तभी
आप दूसरे इन पे मेरा पिक्चर भी देख पा रहे हैं, मेरे साउंड भी देख पा रहे हैं, अदरवाइज संभव नहीं था। साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो हर लेयर पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। फिजिकल लेयर पे भैया ऐसा ना हो कोई आपका स्विच में चोरी कर ले, वाईफाई को प्रोटेक्शन कर दो। डाटा लिंक में भैया अपने मॉडेम को सुरक्षा दे दो। नेटवर्क में कोई कोई बाहरी कंपनी का आदमी ना घुस जाए। तो हर लेयर पे सिक्योरिटी आता है। अब तीन कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं कंप्यूटर साइंस वाले। तो अगर वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाता है तो बेसिकली वो शुरू से ही सॉफ्टवेयर में फोकस करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में इन तीन पोर्शन पे ज्यादा नहीं, सॉफ्टवेयर बेस पे वो अपना फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो बच्चा होता है, ट्रांसमिशन और नेटवर्क का मास्टर होता है, तो इन तीनों पे फोकस करता है। और जो आईटी वाला होता है उसको थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर की जानकारी होती है, थोड़ा नेटवर्क की जानकारी होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यानी इस पे वो विशेष फोकस करता है। साइबर सिक्योरिटी की जानकारी नॉन फॉर्म जानकारी सारी होनी चाहिए, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप इसमें मास्टरी हासिल कर पाएंगे। थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर की आपकी भी जानकारी होनी, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मैं भी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हूँ, लेकिन आई एम एक्सपर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे नीरज गुप्ता जी हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी जानते हैं, लेकिन ही इज एक्सपर्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है, तो हम जब दोनों मिल जाते हैं तो विस्फोट हो जाता है, क्योंकि दोनों नॉलेज जरूरी है। केवल सॉफ्टवेयर वाला पूरा साइबर सिक्योरिटी हैंडल नहीं कर सकता, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स। और आईटी की भी इंपॉर्टेंट उतना ही है कि पोर्ट नंबर कैसे कब क्या रखना वो डिफाइन करता है। और नौकरी सभी के लिए बराबर मिलती है। ठीक है ना। तो इसीलिए जब मैंने आपको एक्सेस कंट्रोल सीट सीएल में जब हमने आपको ये बताया था, उसके लिए क्या बोलते हैं, चाइना वाले, तो उसमें हमने पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। वेबसाइट को, पोर्ट नंबर को हम ब्लॉक कर रहे थे, पूरे नेटवर्क को हम ब्लॉक नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो समझ में आया कुछ साइबर। अब बाकी लेयरों को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी लैन का मैंने आपको वो भेज दिया है। तो मैं शनिवार में आपके पास 1.5 घंटे का समय लूंगा और बी लैन उसी दिन मैं आपको खत्म कर दूंगा। और दो कोशिश करूंगा, और मल्टीपल डीएससीपी भी खत्म करके बी लैन वाला प्रोजेक्ट भी खत्म कर देते हैं आप लोग का। ठीक है। और कुछ बाकी आज मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ होम स्मार्ट वाला, तो जो लोग होम स्मार्ट वाले हैं उसको आप लोग देख लीजिए, और प्रोजेक्ट भी यस कंप्लीट मैम। रहेगा। ठीक है ना। तो इसकी ओके रिकॉर्डिंग सर। आपको शेयर कर देता हूँ। और बी लैन सैटरडे के दिन आप लोग फ्राइडे में जरूर याद दिला दीजिएगा, शाम को दिमाग से निकल जाता है। ठीक है ना। ओके। थैंक यू।